So hey guys, this is Sahil and I welcome your notebook. In this video, we are gonna look at escape sequence. तो शुरू करते हैं एक छोटी सी डेफिनेशन से. Escape sequence or special character refers to character constant with special meaning. अब यहाँ पर आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेगी. पहली तो ये कि कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है. दूसरी चीज़, एस्केप सीक्वेंस को स्पेशल कैरेक्टर क्यों कहते हैं. और तीसरी चीज़, वो क्या स्पेशल मीनिंग होता है जिस वजह से एस्केप सीक्वेंस को स्पेशल कैरेक्टर कहा जाता है. तो हम शुरू करेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट से. कैरेक्टर के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा क्योंकि ये अपने आप में एक अलग कंसेप्ट है. अब क्योंकि यहाँ पर हमें ये भी समझना है कि एस्केप सीक्वेंस को स्पेशल कैरेक्टर क्यों कहते हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सी में कैरेक्टर किस चीज़ को कहा जाता है. तो अगर मैं बात करूँ किसी भी लोअर केस लेटर की, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, या अपर केस में कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, या फिर किसी डिजिट की बात करें 0 से लेकर 9 तक, या फिर किसी स्पेशल कैरेक्टर की बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास हैशटैग है, हमारे पास एट द रेट है. काफ़ी सारे स्पेशल कैरेक्टर्स आप कीबोर्ड्स पर देख सकते हैं. हैशटैग, एट द रेट, डॉलर का सिंबल होता है, क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है, एम्परसेंड का सिंबल होता है, पाइप का सिंबल होता है. उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर्स भी हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और परसेंटेज है. तो अगर मैं इन सभी चीज़ों में से किसी भी एक इंडिविजुअल चीज़ की बात करूं, तो वो अपने आप में कैरेक्टर कहलाता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं स्मॉल ए, तो ये एक कैरेक्टर है. कैपिटल ए की अगर मैं बात करूं तो ये एक कैरेक्टर है. 5 की अगर हम बात करें तो ये एक कैरेक्टर है. प्लस की अगर मैं बात करूं तो ये एक कैरेक्टर है. तो अगर देखा जाए तो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के कीबोर्ड पर जो कीज़ हैं वो अपने आप में एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं. अब क्वेश्चन ये है कि ये 5 जो है वो तो एक डिजिट है, तो फिर ये कैरेक्टर कैसे हुआ. तो सी में जब हम किसी कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं तो हम उस कैरेक्टर को सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं. तो ये कैरेक्टर तो है, लेकिन अगर मुझे सी में किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे सिंगल कोट्स के अंदर उस लेटर को या उस कैरेक्टर को लिखना होगा. तो ये हो गया एक कैरेक्टर. फिर अगर मैंने यहाँ पर लिखा 5 तो मैंने लगाए सिंगल कोट्स, तो ये भी हो गया कैरेक्टर. प्लस की अगर मैं बात करूं और इसे सिंगल कोट से कवर कर दूं तो ये भी हो जाएगा एक कैरेक्टर. इसी तरह किसी भी अपर केस, लोअर केस, डिजिट या फिर स्पेशल कैरेक्टर को मैं सिंगल कोट्स में इंडिविजुअली पुट कर दूं तो वो एक कैरेक्टर कहलाता है. और इस डबल कोट्स के अंदर सिर्फ एक ही इंडिविजुअल यूनिट आनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप डबल कोट्स के अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें लिख रहे हैं. फॉर एग्जांपल मैंने प्लस और माइनस दोनों लिख दिया, तो ये कोई कैरेक्टर नहीं कहलाएगा. कैरेक्टर हमेशा सिंगल यूनिट होती है. तो ये होते हैं कैरेक्टर. अब हम बात करते हैं कि एस्केप सीक्वेंस को स्पेशल कैरेक्टर क्यों बोलते हैं. तो एस्केप सीक्वेंस को स्पेशल कैरेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि विद इन अ सिंगल कोट्स एस्केप सीक्वेंस में हम दो कैरेक्टर्स को यूज करते हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंट सिर्फ एक को ही करते हैं. और उनमें से एक कैरेक्टर कॉमन होता है जिसे हम कहते हैं बैक स्लैश. तो बैक स्लैश के बाद सिंगल कोट्स के अंदर एक कोई भी कैरेक्टर आता है और वो मिलकर एक एस्केप सीक्वेंस कहलाता है. अब क्योंकि यहाँ पर हम सिंगल कोट्स के अंदर एक से ज़्यादा कैरेक्टर को यूज़ कर रहे हैं, और अभी हमने देखा डेफिनेशन में कि कैरेक्टर एक ऐसी इंडिविजुअल यूनिट होती है जो सिंगल कोट्स में इंडिविजुअली आती है. तो इस वजह से हम एस्केप सीक्वेंस को स्पेशल कैरेक्टर बोलते हैं क्योंकि वो सिंगल कोट्स के अंदर भी दो कैरेक्टर्स होते हैं. अब हम बात करते हैं कि उनका मीनिंग क्या होता है. अब अगर मैं स्पेशल मीनिंग की बात करूं तो अगर मैं y को प्रिंट कराता हूं प्रिंटफ में तो वो मुझे y ही प्रिंट करता है. इसी तरह अगर मैं किसी डिजिट को प्रिंट कराऊं, फॉर एग्जांपल 5 मैंने प्रिंट कराया प्रिंटफ में, तो वो मुझे आउटपुट में 5 ही देगा. लेकिन जब हम एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बैक स्लैश एन को यूज़ किया प्रिंटफ के अंदर, तो मुझे आउटपुट में बैक स्लैश एन नहीं मिलेगा, हमें कुछ अलग ही आउटपुट मिलता है. उसका कुछ अलग ही मीनिंग होता है जिस वजह से हम कहते हैं कि उनका एक स्पेशल मीनिंग है. तो वो क्या स्पेशल मीनिंग है उसको हम थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों ही तरीके से देखने वाले हैं.
तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एस्केप सीक्वेंस है। सबसे पहला हमारे पास है \n, जिसे हम न्यू लाइन कैरेक्टर कहते हैं, और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं \, जो कि कॉमन है सारे एस्केप सीक्वेंस में, और उसके बाद स्मॉल n। अब ऐसा नहीं है कि \, के बाद में कोई भी लोअर केस कैरेक्टर लिख दूं तो वो एस्केप सीक्वेंस बन जाएगा। यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड एस्केप सीक्वेंस है जिसका मीनिंग भी पहले से ही डिफाइंड किया हुआ है और वो कंपाइलर ऑलरेडी जानता है। तो यह है \n, जो कि न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, कर्सर को शिफ्ट कर देता है न्यू लाइन पर। अब वो कैसे शिफ्ट करता है वो हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, फिलहाल थ्योरेटिकली समझ लो। फिर दूसरा एस्केप सीक्वेंस हमारे पास है \b, जिसे हम बैक स्पेस कैरेक्टर कहते हैं। ये बेसिकली कर्सर को शिफ्ट कर देता है 1 पोजीशन बैक। फिर हमारे पास तीसरा है कैरिज रिटर्न, जिसे \r से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कर्सर को करंट लाइन की बिगिनिंग में ही मूव करा देता है। इसका भी हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है टैब कैरेक्टर। तो टैब कैरेक्टर को हम \t से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 टैब होता है 8 स्पेस के इक्वल। तो अगर मैंने सपोज करो कर्सर और पोजीशन के बीच में यहाँ पर \t लिखा हुआ है, और इसे मैंने प्रिंटफ में दिया हुआ है इतने पार्ट को, कर्सर और पोजीशन को, विद \t। तो जब आउटपुट मुझे मिलेगा तो कर्सर और पोजीशन के बीच में हमें 1 टैब यानी कि 8 स्पेसेस का गैप हमें देखने को मिलेगा। इस चीज़ को भी हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक पूरी टेबल है एस्केप सीक्वेंस की। तो ये वो सारे एस्केप सीक्वेंस है जो प्री डिफाइंड है। \a है जो एक अलर्ट का साउंड प्रोड्यूस करता है। फिर \b हमने थ्योरेटिकली देख चुके हैं। फिर हमारे पास फॉर्म फीड है जो एक स्पेशल सिंबल को प्रिंट कराता है। फिर \n न्यू लाइन कैरेक्टर, ये भी हम देखने वाले हैं। कैरिज रिटर्न भी थ्योरेटिकली देखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल टैब, ये भी एक सिंबल प्रिंट कराता है। फिर वर्टिकल टैब है। \, है अगर हमें \, को प्रिंट कराना है तो \, के साथ ही यूज़ करना होता है। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन मार्क, सिंगल कोट्स, फिर हमारे पास हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। फिर एंड में हमारे पास है नल कैरेक्टर, जिसे हम \0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे एस्केप सीक्वेंस में सबसे फेमस एस्केप सीक्वेंस और स्पेशल कैरेक्टर है जो स्ट्रिंग्स के साथ ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसका भी हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो अब चलते हैं अपने कोड एडिटर पर, जहाँ पर हम इन सारे एस्केप सीक्वेंस का प्रैक्टिकल देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मेन फंक्शन बनाया हुआ है जो कि मैंडेटरी फंक्शन है, जिसके अंदर ही हम सारा कोड करते हैं। यहीं से सी के हर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। और यहाँ पर मैंने एक हेडर फाइल को इंक्लूड किया है जो कि stdio.h नाम की है, क्योंकि मैं printf फंक्शन को यूज़ करने वाला हूँ। तो printf फंक्शन मुझे इस हेडर फाइल से मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं \n, जो कि एक न्यू लाइन कैरेक्टर है। तो सबसे पहले मैं एक मैसेज प्रिंट कराता हूँ, printf हेलो नोटबुक। अब हम इसे करेंगे कंपाइल एंड देन एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हेलो नोटबुक, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हेलो एक लाइन पर आए और नोटबुक दूसरी लाइन पर प्रिंट हो। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैंने सोचा कि मैं अलग अलग printf यूज़ करता हूँ, हेलो के लिए अलग और नोटबुक के लिए अलग। तो यहाँ पर मैंने एक हेलो लिखा है, ये ले लिया मैंने दूसरा नोटबुक के लिए। अब इसे भी मैंने किया कंपाइल और फिर किया एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो और नोटबुक अलग अलग लेने के बावजूद भी हमें एक ही लाइन पर देखने को मिल रहे हैं। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है न्यू लाइन कैरेक्टर, जो कि कर्सर को शिफ्ट करता है न्यू लाइन पर। तो हेलो के बाद मैंने \n को यूज़ किया हुआ है, और अब हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो मैं कंपाइल करता हूँ एंड देन एग्जीक्यूट। तो ये देखिए, पहले हेलो आया, फिर नोटबुक आया। तो हुआ क्या? तो सबसे पहले चला पहला printf, जिसने प्रिंट किया हेलो को। हेलो को प्रिंट करने के बाद चला \n, जो कि एक न्यू लाइन कैरेक्टर है। तो उसने कर्सर को मूव कर दिया न्यू लाइन पर, और जैसे ही कर्सर न्यू लाइन पर मूव हुआ, हमारा दूसरा printf एग्जीक्यूट हुआ और उसने प्रिंट किया नोटबुक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं \n जब एग्जीक्यूट हुआ तो वो प्रिंट नहीं हुआ, उसने अपना एक अलग फंक्शन परफॉर्म किया, एक स्पेशल मीनिंग यहाँ पर आपको देखने को उसका मिल जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि ये स्पेशल कैरेक्टर होते हैं विद स्पेशल मीनिंग। आप \n को दो तरह से और यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो \n को नोटबुक के आगे लिख सकते हैं, और यहाँ पर मैं एक स्पेस दे देता हूँ। और अब हम इसे करेंगे कंपाइल एंड देन एग्जीक्यूट। तो पहला printf चला, उसने प्रिंट किया हेलो। फिर दूसरा printf चला जिसमें \n था। दूसरे printf ने कर्सर को मूव कर दिया न्यू लाइन पर,
और न्यू लाइन पर मूव होने के बाद हमारा बाकी का स्टेटमेंट चला, तो सबसे पहले प्रिंट हुआ स्पेस, क्योंकि मैंने बैकस्लैश एन के बाद वो दे रखा है, और उसके बाद चला नोटबुक। तो ये दूसरा तरीका है बैकस्लैश एन को यूज़ करने का। एक तरीका हमारे पास और है जिसमें हम बैकस्लैश एन को अलग से प्रिंट करवा सकते हैं, क्योंकि ये न्यू लाइन कैरेक्टर है तो कर्सर को न्यू लाइन पर शिफ्ट कर देगा और नेक्स्ट प्रिंटफ एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ कंपाइल एंड देन एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले हेलो चला पहले प्रिंटफ के थ्रू, फिर दूसरा प्रिंटफ चला जिसने कर्सर को मूव किया न्यू लाइन पे, और फिर तीसरा प्रिंटफ चला जिसने प्रिंट किया नोटबुक। एक और तरीका है इसे एग्जीक्यूट करने का। अगर मैं चाहूँ तो इन्हें एक ही लाइन में लिख सकता हूँ, एक ही प्रिंटफ में इन्हें यूज़ कर सकता हूँ। तो ये रहा एक प्रिंटफ, और इसे करते हैं हम कंपाइल एंड देन एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर भी आउटपुट सेम ही देखने को मिलेगा। पहले चला हेलो, फिर चला बैकस्लैश एन जिसने कर्सर को मूव किया न्यू लाइन पे, और फिर चला नोटबुक। तो ये था हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर जो कर्सर को मूव करता है न्यू लाइन पे। अब हम बात करते हैं बैकस्लैश बी की, जो कि एक बैकस्पेस कैरेक्टर है। तो बैकस्पेस कैरेक्टर को मैं हेलो और नोटबुक के बीच में यूज़ करूँगा विदाउट एनी स्पेस। तो अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ और हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगा हेलो का हेल प्रिंट हुआ है, और उसके बाद नोटबुक प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसा कि मैंने बोला बैकस्लैश बी जो होता है कर्सर को एक स्पेस पीछे मूव कर देता है। तो जब हमारा प्रिंटफ चला सबसे पहले प्रिंट हुआ था हेलो, तो ये एन जो है ना इसकी जगह पर था ओ, तो हेलो प्रिंट हुआ। उसके बाद हमारा बैकस्लैश बी चला जिसने कर्सर को मूव कर दिया था इस पोजीशन पर जहाँ पर ओ था, और उसको मूव करने के बाद हमारा चला था नोटबुक। तो हमारे ओ को कैपिटल एन ने ओवरराइड कर दिया और उसके बाद नोटबुक प्रिंट हो गया। अब ये ओवरराइड वाकई में किया है या फिर सीधा प्रिंट कर दिया, इसको मैं कैसे क्रॉस चेक करूं? तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, नोटबुक के एंड में मैं एक बैकस्लैश बी लगा देता हूं। अब मैं इसे करता हूं कंपाइल एंड देन एग्जीक्यूट। अब आपको यहाँ पर नोटबुक पूरा देखने को मिलेगा कि ओवरराइड नहीं हुआ। ठीक है, क्यों क्यों ओवरराइड नहीं हुआ? क्योंकि बैकस्लैश बी तो चला, कर्सर मूव के पर हुआ था, लेकिन बैकस्लैश बी के बाद कुछ चीज़ नहीं थी प्रिंट करने के लिए, इसलिए वो ओवरराइड नहीं हुआ। अगर बैकस्लैश बी के बाद कुछ होता, सपोज करो यहाँ पर एक स्पेस होता और एक स्पेशल सिंबल में लगा देता हूँ, और अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ओवरराइड हो जाएगा। तो ये देखो हेल प्रिंट हुआ क्योंकि ओ ओवरराइड किया एन ने, फिर नोटबुक प्रिंट हुआ था, फिर के को ओवरराइड कर दिया स्पेस ने, और उसके बाद ये हमारा स्पेशल सिंबल। राइट, तो ये होता है बैकस्लैश बी का काम, जो कर्सर को मूव कर देता है वन स्पेस बैक। अब हम बात करते हैं कैरिज रिटर्न की, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है बैकस्लैश आर से, जो कर्सर को करंट लाइन की बिगिनिंग में, तो मैं बैकस्लैश आर को यूज़ करूँगा हेलो और नोटबुक के बीच में विदाउट एनी स्पेस। अब हम इसे करते हैं कंपाइल एंड देन एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर आप देखेंगे मुझे सिर्फ नोटबुक प्रिंट हुआ मिल रहा है। तो कैरिज रिटर्न ने क्या किया, सबसे पहले जब प्रिंटफ चला तो हेलो प्रिंट हुआ था, तो यहाँ पर था हेलो। उसके बाद चला बैकस्लैश आर जिसने कर्सर को मूव कर दिया फर्स्ट पोजीशन पे, उसके बाद प्रिंट हुआ नोटबुक। तो हेलो को नोटबुक ने ओवरराइट कर लिया। ठीक है, तो मैं बैकस्लैश आर को यहाँ से उठाता हूँ और इसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, हेलो नोटबुक बैकस्लैश आर, और मैं एक और मैसेज दे देता हूँ HERE हियर। तो अब हम देखते हैं कि ओवरराइट प्रोसेस कैसी हुई है। कंपाइल करता हूँ और मैं इसे करता हूँ एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है हेयर ओ नोटबुक। तो एक्चुअली यहाँ पर हेयर ओ नहीं है, यहाँ पर पहले था हेलो, क्योंकि हेलो में 5 कैरेक्टर हैं, तो HELLO था। उसके बाद नोटबुक चला था, उसके बाद कैरिज रिटर्न चला, तो कैरिज रिटर्न ने कर्सर को मूव कर दिया फर्स्ट पोजीशन पे। तो फर्स्ट पोजीशन पे जैसे ही मूव हुआ उसके बाद का स्टेटमेंट प्रिंट हुआ। तो सबसे पहले प्रिंट हुआ H, फिर प्रिंट हुआ E, फिर प्रिंट हुआ R, फिर प्रिंट हुआ ई। तो क्योंकि ये 4 लेटर का था और हेलो हमारा 5 लेटर का था, तो ये पूरी तरह से ओवरराइड नहीं कर पाया। तो हेयर यहाँ पर चला और हेलो का ओ रह गया। ठीक है, तो इस तरह से कैरिज रिटर्न काम करता है। अब हम बात करते हैं बैकस्लैश टी की, जो कि एक टैब कैरेक्टर है। तो मैं बैकस्लैश टी को यूज़ करूँगा यहाँ पर। तो अब मैं इसे करता हूँ कंपाइल एंड देन एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर आप देखेंगे हेलो और नोटबुक में काफ़ी सारा स्पेस हमें देखने को मिल रहा है। तो ये होता है टैब कैरेक्टर जो कि स्पेस प्रिंट करता है। तो इसकी फंक्शनैलिटी बस इतनी सी है, ये कर्सर को कहीं मूव नहीं करता, ये बस 8 स्पेसेस का गैप प्रिंट करता है।
हम यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये नोटबुक जो प्रिंट हो डबल कोट्स में, तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर डबल कोट जैसे ही लगाया, तो ये कुछ अलग सा दिखने लगा। तो डबल कोट्स को यूज़ करने के लिए, तो अब अगर मैं इसे कंपाइल करूँ, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी, ठीक है? क्योंकि डबल कोट्स के अंदर हम डबल कोट्स नहीं यूज़ कर सकते, तो इन्हें यूज़ करने के लिए हमें बैकस्लैश लगाना होगा और यहाँ पर भी हमें बैकस्लैश लगाना होगा। तो इस तरह से हम डबल कोट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं इसे कंपाइल करूँगा तो कोई एरर नहीं आएगी और एग्जीक्यूट करने के बाद हेलो नोटबुक प्रिंट होगा, जिसमें नोटबुक आएगा डबल कोट्स के अंदर। तो ये होता है बैकस्लैश डबल कोट्स का काम, ठीक है? फिर हमारे पास एक फॉर्म फीड का कैरेक्टर होता है जो कि बैकस्लैश एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक स्पेशल सिंबल को प्रिंट करेगा। अब इसे मैं अगर एग्जीक्यूट करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हेलो और कुछ स्पेशल सिंबल एक प्रिंट हुआ है और फिर एक नोटबुक प्रिंट हुआ है। इसी तरह से हमारे पास एक वर्टिकल टैग है जो भी एक स्पेशल सिंबल प्रिंट करता है। तो इसे मैंने जब एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर आप देखेंगे एक स्पेशल सिंबल, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हेलो स्पेस एंड देन स्पेशल सिंबल, ठीक है? अब हम बात करते हैं नल कैरेक्टर की। तो नल कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है? तो नल कैरेक्टर जहाँ पर भी आता है, प्रिंटफ को लगता है हमारा जो स्टेटमेंट है वो ख़त्म हो गया। तो अगर मैं हेलो के बाद नल कैरेक्टर को यूज़ करूँ, जिसे हम बैकस्लैश 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रिंटफ हेलो प्रिंट करेगा, स्पेस प्रिंट करेगा और जैसे ही उसको नल कैरेक्टर मिलेगा वो स्टॉप कर जाएगा। तो इसे मैं कंपाइल करता हूँ एंड देन एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर आप देखिए हेलो प्रिंट हुआ, स्पेस प्रिंट हुआ और जैसे ही उसे नल कैरेक्टर मिला, उसने प्रिंटिंग प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। तो ये काम होता है नल कैरेक्टर का। नल कैरेक्टर हम स्ट्रिंग्स में यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो सबसे पीछे है। तो मैंने जैसे इसको कंपाइल किया एंड एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर आप देखो हेलो और नोटबुक पूरा प्रिंट हुआ। और अगर मैं इस नल कैरेक्टर को सबसे आगे लिख दूँ तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ये मैंने किया कंपाइल एंड देन एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा प्रोग्राम चला लेकिन उसने कुछ प्रिंट नहीं किया, ठीक है? तो ये होता है नल कैरेक्टर। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द मेजर एस्केप सीक्वेंसेस दैट वी आर गोना यूज इन अपकमिंग वीडियोस। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे वेरिएबल्स की। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग।